तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू एचडीपीएस। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सेम सेल वाले ही चैप्टर को, और इसके अंदर लास्ट बार में हम लोगों ने क्या किया था, तो हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। और क्या करता है ये एटीपी, एडिनोसिन एटीपी यानी ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, ये बनाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। इतनी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी, ठीक है। खैर, इसके अलावा आज हम लोग समझेंगे कि राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम के बारे में सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा कि सर प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम, और जिस भी सेल ऑर्गेनेल को जरूरत है उसको ट्रांसफर कर देता है। तो कहा कि क्या सबको ट्रांसफर करेगा, आंसर है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को कभी भी ये ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का इंफॉर्मेशन है कि उसको किसी और के ऊपर डिपेंड होकर प्रोटीन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद से अपना प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि वो वक्त पे एटीपी यानी एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, एंड ये आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और डिलीवर करता है सेल के बाकी पार्ट को एज पर डिमांड, जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अब अगर हम बात करें वैक्यूल की, तो वैक्यूल के अंदर हमें दो चीजें समझनी है। पहले अगर आप वैक्यूल में कभी भी प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर दो बातें याद रखेंगे कि पहली, प्लांट के अंदर ये जो वैक्यूल नामक ऑर्गेनल है ये होता है सेंट्रलाइज यानी बीचों बीच, और सेंट्रलाइज्ड होने के साथ साथ ये सेल का हाफ ऑफ द एरिया कवर करता है, यानी ये क्या होगा, ये लार्जर होगा। यानी क्या समझे, सेंट्रलाइज्ड है और लार्ज है। और उसी के साथ साथ अगर हम इसी में एनिमल में देखें तो एनिमल के अंदर यही वैक्यूल जो है या तो ये एब्सेंट होगा या ये बहुत छोटा सा कहीं कोने में पड़ा होगा, ठीक है। स्मॉल स्लैश एब्सेंट, और कहेंगे साइडवे, यानी छोटा है या फिर एब्सेंट है। और अगर प्रेजेंट है तो कहां होगा, तो सेल के किसी कोने में पड़ा होगा, यानी साइडवेज में होगा ये। तो कहेंगे कि सर आखिर इस वैक्यूल का काम क्या है। इस वैक्यूल का दो काम है। पहला कि ये जो है ये आपका स्टोरेज और वेस्ट रिमूवल में काम करेगा। अगर हम प्लांट सेल के अंदर की बात करें तो उसका शेप को, ये क्या, उसके शेप को मेंटेन करता है, साथ ही साथ यूजफुल सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं जैसे स्टार्च, इन सब को स्टोर करेगा और वेस्ट को रिमूव करेगा। ये प्लांट सेल के अंदर में है। एनिमल सेल के अंदर इसकी कुछ भी ज्यादा
रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ज्यादा काम नहीं कर पाता है, अगर है भी तो सेल के अंदर के कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स को ये बाहर कर देगा। इतनी बात आई थिंक मैं क्लियर कर चुका हूंगा। अब प्लास्टिड्स की हम बात करते हैं, जो प्लांट सेल का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, क्योंकि हमने सेल वॉल की बात पहले भी कर चुकी है, फिर भी हम समझ लेते हैं एक बार सेल वॉल के बारे में। ये जो सेल वॉल होता है ये आपका सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, प्लांट के अंदर ही ये सिर्फ प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें एनिमल के अंदर, तो एनिमल में सेल वॉल की कोई नीड नहीं होती है। तो पॉइंट ये अब आता है कि आखिर क्या बात है सर कि ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा। द आंसर इज कि सर ये बना होता है सेल्यूलोज का, और एनिमल के अंदर तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट भी नहीं होता है, तो कोई भी पार्ट सेल्यूलोज का कैसे बना हो सकता है। और सेल्यूलोज जिसको हम स्टार्च भी कहते हैं, ये सिर्फ उसी के अंदर पाया जा सकता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। अब हम लोग जैसे जो इंसान है, हम लोग हरे बड़े प्राणी तो है नहीं कि हमारे अंदर क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इट मींस कहीं से भी हमारे पास स्टार्च या सेल्यूलोज नहीं पाया जाएगा। सेल वॉल का काम है रिजिडिटी प्रोवाइड करना, यानी चाहे डेड सेल हो चाहे अलाइव हो, ये क्या करेगा, ये रिजिडिटी यानी कठोरपन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये प्लांट के अंदर पहला लेयर होता है, इसके बाद हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की बात। लेकिन एनिमल के अंदर सिर्फ हम देख रहे हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल वॉल हमको एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं दिखता है। अब हम आएंगे और बात करेंगे प्लास्टिड्स के ऊपर। मैंने पहले भी आपको एक बात बताया कि अगर हम बात करेंगे डीएनए की, यानी कोई भी हेरिडेटरी मटेरियल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 3 ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। एक होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो हमने डील कर लिया है। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और तीसरा होता है प्लास्टिड्स के अंदर। तो कहा प्लास्टिड्स के अंदर किसके अंदर बेसिकली हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि प्लास्टिड्स के भी 3 टाइप हैं। तो हम यहां देखेंगे कि प्लास्टिड के 3 टाइप हैं, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। अब पॉइंट यह है कि इन तीनों में से किसके अंदर यह हेरिडिटरी मटेरियल होगा, तो हम कहेंगे सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो कहा गया कि ऐसा क्यों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्यों है प्रेजेंट। इसका सबसे मेन कारण है सर कि क्लोरोप्लास्ट जो है, एक तो वो क्लोरोफिल बनाता है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यही जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करेगा कि ये सनलाइट यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। अब अगर इसके पास ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, तो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसी कारण से हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है या हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। तो हमको पता है कि यहां लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। कहा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो कौन है, क्लोरोफिल है, यानी क्लोरोप्लास्ट से निकलने वाला जो पिगमेंट है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्रोम, आप क्रोम ब्राउजर को देखे होंगे, उसका आइकन को कभी देखिए, वो कलरफुल होता है देखने में। तो क्रोमोप्लास्ट का भी मतलब यही है, ऐसा प्लास्टिड, ऐसे पार्ट
जो प्लास्टिड के ऐसे पार्ट जो क्या करते हैं, फ्लावर, फ्रूट और उसके साथ जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये प्रोवाइड कलर टू द प्लांट पार्ट लाइक फ्रूट्स एंड फ्लावर। अब टमाटर लाल है, ऑल्दो वो वेजिटेबल में कंसीडर होता है लेकिन वेजिटेबल नहीं है टमाटर, वो एक फ्रूट का पार्ट है। क्योंकि कोई भी चीज जो प्लांट से हमको मिल रहा है, प्लांट प्रोडक्ट है, वो फ्रूट में कंसीडर किया जाता है। तो फ्रूट, टमाटर लाल है, लाल ही क्यों है? तो क्लोरोप्लास्ट जो क्रोमोप्लास्ट है उसने उसको रेड पिगमेंट दिया, इसीलिए वो रेड है। कोई भी फ्लावर, इसका कलर, जैसे रोज, रोज का कलर कभी हम देखते हैं हाइब्रिड जो रोज होते हैं उसका कलर पिंक होता है, वहीं नेचुरल का होता है रेड। तो ये दोनों भी एक अच्छे एग्जाम्पल हुए कि क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट थे प्लांट के अंदर, जिन्होंने इसको क्या किया, रेड और पिंक कलर प्रोवाइड किया। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड का वो पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट तो है लेकिन सबसे छुपा हुआ पार्ट होता है। कहा इसका काम ही यही है कि ये प्लांट को मिलने वाले मेजर न्यूट्रिएंट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, यानी स्टोर करता है। तो ये क्या स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर? लिपिड, स्टार्च और प्रोटीन, ये तीन चीजें ये स्टोर करके रखता है और जब प्लांट को चाहिए होता है तब ये रिलीज कर देता है। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम कहते हैं कि सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं दो टाइप के। लेकिन ये बात अधूरी है। क्यों? हम लोग हमेशा से जानते आए हैं कि एक होता है सर यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। सेल की तो बात हो गई, लेकिन जब सेल थ्योरी की बात होती है तब हम एक ऑर्गेनिज्म को हमेशा भूल जाते हैं, विच इज वायरस। तो वायरस तो कभी सेल से बना ही हुआ नहीं था, तो क्या वो वायरस यूनिसेलुलर में आएगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि वो सेल से नहीं बना है। क्या वो मल्टी में आएगा? अगेन क्योंकि मल्टी सेलुलर है, सेल्यूलर वर्ड आ रहा है, यानी वो सेल से तो बना ही नहीं है। तो जब सेल से बना नहीं है तो इन दोनों के अंदर वो कैसे आएगा? तो हमको पता है कि सर यहां पर तीन टाइप होंगे। पहला यूनिसेलुलर, जो सिर्फ एक सेल से बना है। यूनी का मतलब हो गया वन, तो जो सिंगल सेल, एक सेल से बना है, वो हो गया यूनिसेलुलर। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी सेलुलर, तो मल्टी का मतलब हो गया सर एक से ज्यादा, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उनको हम कहां कंक्लूड करेंगे? उनको हम मल्टी सेलुलर के अंदर कंक्लूड करेंगे। तो पॉइंट यही था कि सर वायरस को आप कहां कंक्लूड करेंगे? क्या यूनिसेलुलर में? कहेंगे नहीं। क्या मल्टी में? कहेंगे नहीं। तो कोई अदर एक्सप्लेनेशन है इसका? तो कहेंगे बिल्कुल। यहां एक थर्ड टाइप आता है जिसको हम लोग कहते हैं ए सेल्यूलर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल क्या है? एब्सेंट है। तो ये थर्ड टाइप है जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स को लेकर। तो इसका सबसे प्राइम एग्जांपल होगा ए सेल्यूलर का वायरस। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर वायरस जो है वो सेल से नहीं बना तो बना किससे है आखिर? तो कहेंगे सर प्रोटीन से। वायरस किससे बनता है? प्रोटीन से। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी और मैं आपको इतनी बात क्लियर कर चुका हूंगा। अब हम बात करते हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, एक ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो आज से नहीं, जब हम लोग की एग्जिस्टेंस भी नहीं थी तब से है, यानी बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया के बारे में एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो डुअल नेचर परफॉर्म करता है। कहा सर क्या डुअल नेचर परफॉर्म करेगा? तो ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और खुद ये एक एनिमल का पार्ट है। अब हमको पता है कि एनिमल्स जितने होते हैं वो किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, तो उनको हम हेट्रोट्रोपिक कहते हैं। वहीं ऑटोट्रोपिक होता है जिसके पास क्लोरोफिल है और वो अपना खाना खुद बना सकता है। तो इसके पास क्या होता है कि इसके पास क्लोरोफिल भी है। अब जब तक इसको सनलाइट मिल रही है तब तक ये अपना खाना तो खुद बना लिया, लेकिन जब सनलाइट चला गया तब ये क्या करेगा? तब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। तो इसी कारण से ये दो नेचर परफॉर्म करता है, जिसको हम ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोप दोनों कह सकते हैं। जैसा कि यहां पर मेंशन भी है, बोथ हेट्रोट्रोप्स एंड ऑटोट्रोप्स। और ये क्या है? ये एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है और आप इस पूरे पृथ्वी में इसको कहीं भी खोजिए ये आपको मिलेगा। चाहे बहुत ज्यादा ठंड जगह हो, अंटार्कटिका, उसके ग्लेशियर में देख लीजिए आपको वहां भी मिलेगा। इसको आप थार डेजर्ट के अंदर भी देखिए आपको ये वहां भी मिलेगा। आप अर्थ के कोर में भी शायद देखें तो हो सकता है कि ये आपको मिले, चांसेस हाई है। अगर हम शेप की बात करें तो हम बैक्टीरिया को जब स्टडी करते हैं तो हमको 4 शेप दिखते हैं उसके। पहला गोल गोल यानी राउंड शेप दिखता है, स्फेरिकल, जिसको हम कहते हैं कोकस या कोकी। दूसरा शेप जो कॉमा के शेप के जैसा दिखता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं विब्रियो। एक जो आपको स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पाइरेला। और एक जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग कहते हैं बैसिलस। अब इसमें से जनरली आप जब देखिएगा तो ये चारों जो हैं ये प्रोडक्टिव नहीं है। इनमें से ये जो 3 हैं ये बीमारी काउज कर सकते हैं, वहीं जो बैसिलस है वो कहीं कहीं हमको बेनिफिट भी करता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमको कर्ड को अगर हम देखें कि हमको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए जो बैक्टीरिया लगेगा वो बैक्टीरिया है लैक्टो बैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्चुअली में कैसा है? रॉड शेप बैक्टीरिया है और ये हमारे लिए क्या कर रहा है? बहुत हेल्पफुल वाले काम कर रहा है। यानी इसने मिल्क को क्या किया? कर्ड में चेंज कर दिया। और ये बात आपको भी पता है कि कर्ड जो होता है वो मिल्क से ज्यादा प्रोटीनियस होता है। यानी अगर हम 2 गिलास दूध पीते हैं तो वो उतना फायदा नहीं करेगा जितना एक चम्मच या 2 चम्मच कर्ड कंज्यूम करने पे लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपको जो भी वर्क असाइन किया गया है वो वर्क जरूर कंप्लीट करें और इस पर्टिकुलर लेक्चर को आपको रिवाइज भी कर लेना है। थैंक यू फॉर नाउ। बी हैप्पी, बी सेफ।